Hello everyone, welcome back to Calibrate Physics. In this video, you all can attempt 6 expert level questions from simple harmonic motion. Okay, so try to solve all these questions first and then later on you can refer the solutions. So this will give you a very good practice. Okay, so you all can start solving the questions now. Verify your answers. Okay, so let's start discussing the solutions now. Question number 1. As shown in the figure, a particle of mass 100 grams is attached with 4 identical springs, each of length 10 centimeters. And initially, the tension in each spring is 25 newtons. Neglecting the gravity, the period of small oscillations of the particle in 10 to the power minus 2 seconds along the line which is perpendicular to the plane of the figure. Okay, so देखो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो चारों स्प्रिंग से यहाँ पे अटैच्ड है और इसको हम लोग इस स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो मान लो इसको आउट ऑफ द स्क्रीन अगर x अमाउंट से मूव करवा के छोड़ दे तो पार्टिकल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भागेगा और ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे विच विल बी SHM और उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्प्रिंग के लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, राइट? चारों स्प्रिंग्स के ही परपेंडिकुलर होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस x डिस्प्लेसमेंट देयर विल बी नो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। देखो किसी भी स्प्रिंग के एंड को, मान लो ये स्प्रिंग है और इसके एंड पे एक ब्लॉक अटैच्ड है, तो इस ब्लॉक को अगर मैं किसी रैंडम एंगल पे अगर स्मॉल डिविएशन देता हूँ तो इसका जो कॉम्पोनेंट है अलोंग द स्प्रिंग, खाली वो कॉम्पोनेंट स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा x cos थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है x sin थीटा, इसका इफेक्ट स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन में हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं इफ x इज वेरी स्मॉल, राइट? तो इस केस में भी स्प्रिंग के अंदर का जो टेंशन फोर्स 25 न्यूटन्स होगा दैट विल ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑफ नो एक्स्ट्रा डिविएशन। सो जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा तो ये सारे स्प्रिंग्स ब्लॉक को वापस खींचेंगे। तो किस तरीके से खींचेंगे और कितने फोर्स से खींचेंगे उसको समझने के लिए हमें एक 3D फिगर बनाना होगा। So let us try to understand this geometry. So before that, original figure में जो vertices है उसको mark कर देते। Let's say these are points A, B, C and D. और ये जो screen का plane है उसको ये वाले plane से represent कर देते इस वाले view में। Let's say this is the plane of the screen जिसपे ये vertices A, B, C and D है, right? और इसके सेंटर पे वो पार्टिकल है ओरिजिनली और पार्टिकल से चारों वर्टाइसेस तक स्प्रिंग्स अटैच्ड है। इस व्यू में सिचुएशन को समझना ज्यादा आसान होगा। और अभी पार्टिकल को स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा था, तो जो नया व्यू हमने बनाया उसमें वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। मान लो पार्टिकल को x अमाउंट से मूव करवा दिया और पार्टिकल अभी यहाँ पे पहुंच गया। सो अभी जो स्प्रिंग्स होंगे उनको पार्टिकल से कनेक्ट कर दो। स्प्रिंग्स का ओरिएंटेशन ऐसा हो जाएगा चारों स्प्रिंग्स का, और ये चारों स्प्रिंग्स पार्टिकल को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे खींच रहे होंगे। चारों स्प्रिंग्स पार्टिकल पे सेम स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि 25 न्यूटन्स के इक्वल दिया हुआ है, राइट? और इन चारों फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा एंड वर्टिकल में सारे कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे एंड दैट विल एक्ट लाइक रिस्टोरिंग फोर्स जो SHM परफॉर्म करवा रहा होगा, राइट? सो अवर टारगेट इज टू फाइंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स। तो किसी भी एक स्प्रिंग का कंपोनेंट निकाल लो, वर्टिकल कंपोनेंट, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? सो इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए ट्राई टू विजुअलाइज दिस ट्राइंगल। ये वाला जो ट्राइंगल होगा 3D में, उसमें अगर ये वाला एंगल में थीटा मान लो और ये स्प्रिंग फोर्स F, तो इस स्प्रिंग फोर्स का जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स कंपोनेंट होगा वो F cos थीटा हो जाएगा एंड सारे स्प्रिंग्स का मिला के 4F cos थीटा। दिस विल एक्ट लाइक रिस्टोरिंग फोर्स एंड cos थीटा की वैल्यू क्या होगी इस ट्राइंगल में? एडजेसेंट साइड, दिस इज थीटा, तो इसका एडजेसेंट साइड x होगा। स्प्रिंग का लेंथ L मान लो, तो हाइपोटेन्यूज विल बी x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। सो cos थीटा विल बी x अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। बट हियर x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू L, तो x स्क्वायर को L स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं
and restoring force will come out to be 4F into x by L, right? और इस restoring force को हम लोग mass into acceleration के इक्वल कर देंगे. So finally इसको रीअरेंज करने पर हमारा SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा. Acceleration equals to 4F upon ml times x. So acceleration equals to constant times x में जो constant है उसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं. एंड टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अपॉन ओमेगा. यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर में सारे वैल्यूज हमें पता है. f की वैल्यू गिवन है, f इज 25 न्यूटन्स. मास कितना दिया हुआ है? मास इज 100 ग्राम्स, सो दैट मींस 0.1 kg. एंड लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर्स, तो वो भी 0.1 मीटर्स हो जाएगा. तो सब कुछ SI में एक्सप्रेस कर दो. दिस विल ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर, राइट? सो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका अंडर रूट ले लो, 2 into 5 upon 0.1. So omega will be 100. That means time period is 2 pi upon 100. और ये आंसर को हमें 10 to the power -2 के फॉर्म में राउंड ऑफ करना है. So 2 into pi is 6 point something. तो राउंड ऑफ करने पर ये 6 हो जाएगा. That means our required answer will be 6. Okay, and time period will be 6 into 10 to the power -2 seconds. Okay. So let's move on to question number 2 now. In the figure shown, mass of the plank is m and that of the cylinder is 8m, and springs are light. The plank is slightly displaced from the equilibrium position and released. Find the period of small oscillations of the plank. There is no slipping at any contact point, and the ratio of mass of the plank and the stiffness of the spring. Spring constant k मान लो और m by k का रेशियो दिया हुआ है 2 upon pi square. तो देखो इस सवाल में हम लोग पूरे सिस्टम का प्योर रोटेशन बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट मान सकते हैं, राइट? एंड ऑसिलेशंस के दौरान प्लैंक का भी जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा. प्लैंक राइट और लेफ्ट ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा. एंड प्लैंक का मोशन जो है दैट विल बी सिमिलर टू द मोशन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द सिलेंडर, राइट? सो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं जो प्लैंक है वो सिलेंडर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक पॉइंट मास की तरह कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट? ऐसा क्यों मान पा रहे और ऐसा कब मान पाएंगे और कब नहीं? यहाँ पे प्लैंक को खाली सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन अगर मान लो मैंने प्लैंक को यहाँ पे अगर रिजिडली वेल्ड कर दिया होता सिलेंडर के साथ, तो उस केस में अगर सिलेंडर को मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट स्मॉल एंगल से रोटेट करता तो ये प्लैंक राइट में जाने के बजाय वो भी इस तरीके से रोटेट हो जाता. ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट 1 वो रोटेट होके पॉइंट 1' पे आ जाता, बट प्लैंक तो अभी भी 1' पे ही अटैच्ड होता और वो इस तरीके से रोटेट हो जाता. बट ये सिचुएशन में मोशन ऐसा नहीं. ये सिचुएशन में पॉइंट 1 अगर 1 से 1' भी आया तो भी प्लैंक तो स्ट्रेट ही मूव कर रहा होगा, राइट? तो ये डिफरेंस सबको समझ में आ रहा है अभी? Everyone should understand that why in this case we are assuming the plank to be a point mass to be concentrated on the top of the cylinder. So now if you apply the concept of angular SHM, bottommost point के about theta angular displacement दे दो, थीटा से रोटेट करो. सो ये वाला जो पॉइंट है ये थीटा टाइम्स 2r से आगे जाएगा. राइट वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा और लेफ्ट वाला स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा और दोनों ही स्प्रिंग्स लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे. वो फोर्स कितना होगा? k इंटू थीटा टाइम्स 2r और ये भी k इंटू थीटा टाइम्स 2r. सो नेट स्प्रिंग फोर्स विल बी 4k इंटू थीटा टाइम्स r और स्प्रिंग फोर्स का जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो इंटू 2r करके मिलेगा. रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिस्टोर कर रहा होगा, राइट? सो वी कैन इक्वेट दिस रिस्टोरिंग टॉर्क विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट टाइम्स अल्फा. सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट कितना होगा? 3mr²/2. सॉलिड सिलेंडर का मास 8m दिया हुआ है, सो 3/2 इंटू 8m टाइम्स r². और प्लैंक को भी अगर हम लोग पॉइंट मास की तरह मान रहे हैं एट द टॉप, तो यहाँ पे भी एक कॉमन मिस्टेक जो सब करते ml²/12 प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर. ये प्लैंक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट तब होता जब प्लैंक इस तरीके से रोटेट कर रहा होता, जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था, उसको अगर वेल्ड किया होता. बट यहाँ पे प्लैंक तो खाली ट्रांसलेट कर रहा है. सो वी आर अज्यूमिंग प्लैंक लाइक अ पॉइंट मास. तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग क्या लेंगे? m इंटू 2r का होल स्क्वायर, राइट?
सो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है ये कैलकुलेट कर लो. 8/2 is 4, 4 into 3 12, and 12 plus 4 16 mr². ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी. इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. सो 4 into 2 8, LHS में 8 का फैक्टर आएगा. 8 times k into theta into r² equals to 16 mr² times alpha, right? r² के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. 8 और 16 भी इसको 2 बना देगा. सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू k/2m times theta. That means omega square is equals to k/2m. That means time period will be equals to 2 pi under root of 2m by k. और m by k की वैल्यू गिवन है. m by k is 2/pi², राइट? तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 into 2 which is 4 seconds. पाई कैंसिल हो जाएगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. The time period of small oscillations of mass m as shown in the figure is 2 pi under root 3/lambda k. We have to find lambda. So इस पूरे सिस्टम का हमें टाइम पीरियड निकालना होगा. उसके लिए m is the mass of the block, 2k and k are the spring constants for the ideal springs as shown in the figure, and all the pulleys are smooth and massless and strings are also massless. So देखो यहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को. इनिशियली मान लो ये मास अपने मीन पोजीशन पे, तो इसको अगर मैं अपने मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट दूं, x डिस्प्लेसमेंट देने पर इसके ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा टेंशन फोर्स होगा उसको T मान लेते. T इज द एक्स्ट्रा टेंशन फोर्स, और ये एक्स्ट्रा टेंशन फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा होगा, राइट? सो ये जो दो स्प्रिंग्स है यहाँ पे 2k एंड k, इन दोनों स्प्रिंग्स के अंदर भी कुछ एक्सटेंशंस होंगे. लेट्स से k वाले स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है वो x1 है, एंड 2k वाले स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है उसको x2 मान लेते, राइट? सो ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग दोनों स्प्रिंग्स के साथ कनेक्टेड है, राइट? ये पूरा एक ही सिस्टम बन रहा है स्ट्रिंग्स और स्प्रिंग्स का. तो इस पूरे ग्रीन वाले ज्योमेट्री में अपन टेंसाइल फोर्स कांस्टेंट मान सकते. टेंसाइल फोर्स या फिर इंटरनल स्प्रिंग फोर्स ये सेम होना चाहिए. दैट मीन्स 2k x2 शुड बी इक्वल्स टू k टाइम्स x1. तो यहाँ से हमें x1 x2 में रिलेशन मिल जाएगा. x1 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स x2, राइट? Now somehow we want to find relation between x1, x2 and x. स्प्रिंग फोर्स तो हमने निकाल लिया. अगर स्प्रिंग के अंदर एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स Fs जनरेट हो रहा है, Fs एंड Fs, so extra tensile force will be 2 times Fs, right? So उसके लिए हमें x1, x2 को x के टर्म्स में रिलेट करना होगा. कैसे करेंगे? यहाँ पे इमेजिन करो कि ब्लॉक अगर x अमाउंट से नीचे जाएगा, तो ये वाला जो पुली है ये ब्लॉक से डायरेक्टली एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. ये पुली भी x अमाउंट से नीचे जाएगा. दैट मीन्स पुली के ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये भी x और x अमाउंट से नीचे जाएंगे, राइट? सो पुली के x अमाउंट से नीचे जाने की वजह से जो ग्रीन वाला स्ट्रिंग है उसका जो लेंथ है वो ओवरऑल 2x लेंथ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. और ये इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ जो है वो स्प्रिंग्स के अंदर के एक्सटेंशन ही प्रोवाइड कर रहे होंगे, राइट? सो अवर कंस्ट्रेंट इक्वेशन विल बी x1 plus x2 is equals to 2x. सो यहाँ पे x1 x2 के बीच में हमें रिलेशन पता है. x1 is 2 times x2, so that means 2x2 plus x2, 3x2 is 2 times x. सो यहाँ पे x2 की वैल्यू 2x/3 आ जाएगी, एंड करस्पॉन्डिंग स्प्रिंग फोर्स विल बी k2 x2. k2 मतलब कितना? 2k. सो 2k into x2 means 4k x/3. ये स्प्रिंग के अंदर एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन, एंड करस्पॉन्डिंगली जो एक्स्ट्रा टेंशन होगा जो m ब्लॉक से कनेक्टेड वो 2 टाइम्स स्प्रिंग फोर्स होगा. 2 टाइम्स स्प्रिंग फोर्स मींस 8k x/3, एंड वी कैन इक्वेट 8k x/3 विद मास इनटू एक्सेलरेशन. सो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू 8k/3m टाइम्स x के इक्वल आ जाएगी, और ये वाले टर्म को हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं.
That means time period will be 2 pi under root 3m by 8k. Okay. So इसको गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लो. 2 pi 3m by lambda k. That means lambda की वैल्यू 8k इक्वल होगी. Question number 4. A small ball of density 4 rho naught is released from rest just below the surface of a liquid. The density of the liquid increases with depth given by rho naught 1 plus ay. A की वैल्यू 2 given है. Find the time period of oscillations. So देखो यहाँ पे बॉल को लिक्विड के सरफेस से रिलीज किया जा रहा है और इनिशियली बॉल का डेंसिटी ज्यादा होगा. लिक्विड का डेंसिटी डेप्थ के साथ इंक्रीज करेगा एट y इक्वल्स टू 0. सरफेस पे लिक्विड का डेंसिटी रो नॉट के इक्वल है और बॉल का डेंसिटी 4 रो नॉट के इक्वल है. दैट मीन्स बॉल नीचे की तरफ एसेलेरेट करेगा, बट वो जैसे जैसे और डीप जाएगा लिक्विड का डेंसिटी बढ़ते जाएगा. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे लिक्विड का डेंसिटी और बॉल का डेंसिटी इक्वल हो जाएगा. सो उस समय बॉल पे नेट फोर्स 0 होगा. ओएनसी फोर्स और वेट दोनों बैलेंस हो जाएंगे. तो वो पॉइंट क्या होगा? दैट पॉइंट विल बी नोन एज द मीन पोजीशन. तो हम लोग मीन पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं. 4 रो नॉट डेंसिटी ऑफ बॉल इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ए की वैल्यू 2 डाल दो इसमें. सो यहाँ से y की वैल्यू 4 minus 1 3 3 upon 2 1.5. 1.5 मीटर्स डेप्थ पे नेट फोर्स 0 होगा. तो ये उसका मीन पोजीशन होगा और टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज किया जा रहा है. यहाँ पे स्पीड 0 होगा. दैट मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट इज द एम्पलीट्यूड. इट इज द एक्सट्रीम पोजीशन. सो ये वाला जो y है इसको अपन एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं. मीन पोजीशन पे वेट और बुएंसी दोनों बैलेंस हो रहे होंगे, राइट? तो अगर मान लो मीन पोजीशन से अपन इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस करते, लेट्स से बाय एन अमाउंट ऑफ dy और डेल्टा y. तो डेल्टा y अमाउंट से डिस्प्लेस करने पर बुएंसी फोर्स में जो भी इंक्रीमेंट आएगा डेल्टा b, वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा होगा, इसको वापस ऊपर ले जा रहा होगा. सो करस्पॉन्डिंग टू दिस डेल्टा y वी नीड टू कैलकुलेट दिस इंक्रीमेंट इन बुएंसी. तो उसके लिए बुएंसी फोर्स का फॉर्मूला यूज करो. बुएंसी फोर्स इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू g. डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो नॉट 1 plus 2y इनटू वॉल्यूम इनटू g. ये बुएंसी होगा. एंड दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दो. d of buoyancy will be equals to 2 rho naught vg into d of y. ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, राइट? और d of buoyancy, इंक्रीमेंट इन buoyancy is the extra restoring force. तो उसको mass of the ball which is density of the ball into volume times acceleration of the ball, उसको ac मान लेते, इसके इक्वल कर सकते. और ये 2 रो नॉट bg इंटू dy के इक्वल होगा. तो यहां से v कैंसिल हो रहा है, रो नॉट भी कैंसिल हो रहा है. तो फाइनली एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? g/2 टाइम्स dy. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का काम g/2 कर रहा होगा. And time period will be 2 pi upon omega, 2 pi upon g/2 का अंडर रूट. आंसर किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है? We want to find the time period of oscillation. तो इसी फॉर्मेट में रहने दो. 2 pi अंडर रूट 2 by g, राइट? g की वैल्यू 10 डाल दो तो ये 2 pi upon √5 बन जाएगा. Okay, so this is the final answer. Let's discuss question number 5 now. A rod of mass m and length L is connected by two springs of spring constants K1 and K2 so that it is horizontal at equilibrium. What is the natural frequency of the system? So यहाँ पे रॉड को हम लोग इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर एसेशन करता हुआ मान सकते. तो इसके अबाउट इसको थीटा से डिस्प्लेस करवा दो. सो ये वाला जो स्प्रिंग होगा ये b टाइम्स थीटा से एक्सटेंड कर जाएगा और ऊपर स्प्रिंग फोर्स
K1 into B times theta exert कर रहा होगा. Similarly ये वाला जो स्प्रिंग है इसका जो compression है that will be L times theta. तो इसका जो स्प्रिंग फोर्स है वो K2 into L times theta होगा. Net restoring torque will be equals to K1 into B theta. ये स्प्रिंग का टॉर्क कितना होगा? दिस स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ B, सो इनटू B. सिमिलरली ये वाले स्प्रिंग का जो टॉर्क होगा दैट विल बी K2 L थीटा स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ L, और रिस्टोरिंग टॉर्क को I अल्फा के इक्वल कर देंगे. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सट्रीम एक्सिस के अबाउट कितना होगा? ml स्क्वायर बाय 3, राइट. सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू थीटा कॉमन ले लो LHS से, सो K1 B स्क्वायर प्लस K2 L स्क्वायर टाइम्स थीटा इंटू 3 अपॉन ml स्क्वायर. ये अल्फा होगा, दैट मीन्स ये वाला जो टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और हमें फ्रीक्वेंसी निकालना, सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट. सो 1 अपॉन 2 पाई इंटू दिस टर्म, ये फ्रीक्वेंसी का फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके, let us look at question number 6 now. An insect of negligible mass is sitting on a block of mass capital M tied with a spring of force constant K, and the block is performing SHM with amplitude A. There is a plane mirror as shown in the figure. The maximum speed of the insect relative to its image will be equals to. So देखो ब्लॉक के ऊपर ये इंसेक्ट बैठा हुआ है और ब्लॉक SHM परफॉर्म कर रहा है, और ब्लॉक का एम्पलीट्यूड A गिवन, और ये मिरर है. तो मिरर में इस इंसेक्ट का इमेज फॉर्म हो रहा होगा और वो इमेज भी मूव कर रहा होगा. तो इंसेक्ट और इंसेक्ट के इमेज के बीच में हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट. सो रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम तभी होगा जब एक्चुअल वेलोसिटी, इंसेक्ट का जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसको v मान लेते हैं, वो जब मैक्सिमम होगा तभी रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम हो पाएगा. और मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी SHM में ओमेगा टाइम्स a के इक्वल होता है, राइट. ओमेगा कितना होगा स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए? अंडर रूट ऑफ K बाय M टाइम्स A. सो जिस समय इंसेक्ट का वेलोसिटी v नीचे की तरफ होगा, इसको एक्सटेंड कर देते, इस वेलोसिटी का एंगल मिरर के साथ 60 डिग्रीज होगा. दैट मीन्स इमेज का जो वेलोसिटी, इंसेक्ट का वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द मिरर, दैट मीन्स इंसेक्ट का जो इमेज होगा उसका भी वेलोसिटी टुवर्ड्स द मिरर होगा एट द सेम एंगल 60 डिग्रीज, राइट. मैग्नीट्यूड वाइज ये भी v के इक्वल होगा, एंड रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर. तो दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हमें निकालना है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्रीज है. अच्छा, ये डायग्राम अप टू स्केल नहीं है क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं दिख रहा, बट दैट डजंट मैटर, राइट. वी जस्ट वांट टू डू द कैलकुलेशन. सो रिलेटिव वेलोसिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर minus 2v1 v2 minus 2v square into cos of 120 वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, राइट. सो कितना आ रहा है ये? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, तो प्लस v स्क्वायर हो जाएगा. दैट मीन्स 3v स्क्वायर का अंडर रूट, सो दैट विल कम आउट टू बी रूट 3 टाइम्स v. और v की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट K बाय M टाइम्स A के इक्वल है. That means relative velocity, maximum relative velocity will be equals to 3k by m इसका under root times a, right? This is the final answer. So guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below, and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video and take very good care of yourselves.